नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के इस समय 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में एनसीपी अल्पसंख्यकों को 10% सीटें देंगी। इससे पहले वहां के दूसरे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में वोट जिहाद हुआ था लगभग 14 लोकसभा सीटों पर। लेकिन इसी बीच कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और कर्नाटक सरकार के मंत्री दिनेश गुंडू राव ने बेहद विवादित बयान देते हुए कहा कि वीर सावरकर चित्पावन ब्राह्मण होने के बावजूद बीफ खाते थे। यही नहीं, उन्होंने वीर सावरकर को मोहम्मद अली जिन्ना से ज्यादा कट्टरपंथी बता डाला। हालांकि राहुल गांधी भी कई बार वीर सावरकर पर आपत्तिजनक बयान दे चुके हैं। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर जोरदार टक्कर सीएनबीसी आवाज के आज के एडिशन में। हरियाणा में चुनाव प्रचार का शोर थम गया, लेकिन प्रचार के आखिरी दिन एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। दिल्ली में 5,600 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई। इस केस में तुषार गोयल नाम का शख्स आरोपी है, जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की आरटीआई सेल का चेयरमैन रह चुका है। ये जो पैसा है, क्या ये चुनाव की प्रक्रिया के लिए तो नहीं प्रयोग हो रहा था? 5,600 करोड़ रुपए किस पर्पस से था और कांग्रेस पार्टी से इसका क्या संबंध? कि कांग्रेस के सबसे सीनियर नेता हुड्डा परिवार को इस बारे में जवाब देना। हरियाणा के साथ साथ महाराष्ट्र में भी सियासी पारा हाई है। वहां के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने वोट जिहाद का आरोप लगाया, लेकिन राज्य के दूसरे डिप्टी सीएम अजीत पवार कह रहे हैं कि वो अपने हिस्से की 10% सीटें अल्पसंख्यकों को देंगे। या निवडणुकीतला जो वोट जिहाद आहे, 48 पैकी जवळजवळ 14 लोकसभा मतदारसंघामध्ये अशा जिहादी पद्धतीनं त्या ठिकाणी आपल्याला मतदान होताना दिसलाय। यावेळेस निवडणुकीच्या निमित्तानं मी माझ्या अल्पसंख्याक समाजाला पण सांगतोय, राज्यात जेवढ्या जागा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला महायुतीमध्ये मिळणार आहे, त्याच्यातल्या 10% जागा मी मायनॉरिटीला देण्याचं काम करणार आहे। वो अगर लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद इस प्रकार का कोई भी विषय होगा तो हम वो किसी भी पार्टी का उम्मीदवार हो उसको खिलाफ आवाज उठाएंगे। अजीत पवार की पार्टी का भी कोई उम्मीदवार अगर ऐसा करने जाएगा तो उसको रोका जाएगा। क्या होता है वोट जिहाद? इस देश का नागरिक है, मुसलमान है, जैन है, पारसी है, हाँ हिंदू है। अगर ये वोट जिहाद की बात है तो आपने मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक का कानून क्यों लाया भाई? उधर अघाड़ी गठबंधन में भी भारी टकराव दिख रहा है। कांग्रेस कह रही है कि सीट शेयरिंग लगभग फाइनल है, लेकिन उद्धव गुट कह रहा है कि अभी कुछ हुआ ही नहीं है। 155 का ब्रॉडली पैसा फैसला हो गया है। अब उम्मीदवार चयन के काम हम अपने दल करेंगे। मात्र 20% सीटों का फैसला होना है। चुनाव जीतने के बाद गठबंधन में जो सबसे बड़ा दल होगा उसे मुख्यमंत्री नामित करने का अधिकार होगा। कोई आंकड़े की बात नहीं है कौन कितनी सीट लड़ेगा। जो सीट कोई जीता है उसको ये सीट मिलेगी। कोई 200 लड़ेगा, कोई 100 लड़ेगा। ये आंकड़े लेकर हम ये चर्चा नहीं हो रही है। इस बीच कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में मंत्री दिनेश गुंडू राव ने वीर सावरकर पर विवादित बयान दे दिया, जिसे लेकर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। सावरकर और मांस तिंता इದ್ರು, चित्पावन ब्राह्मण, but he was a non-veg eater and he was not against cow slaughter. ಕೆಲವು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಬೀಫ್ ಕೂಡ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ. But definitely as a Brahmin he was eating meat and he was openly propagating eating meat. मैं उबाठा से पूछना चाहता हूं कि उनके सहयोगी दल कांग्रेस के मंत्री सावरकर का जिस प्रकार से अपमान कर रहे हैं, ऐसे सावरकर जी के अपमान को बर्दाश्त करते हैं क्या? क्या कांग्रेस से वो सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं कि सावरकर जी का अपमान करना कांग्रेस बंद करे? तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं वीर सावरकर पर सियासत के चाल और चरित्र का विश्लेषण। साल 2003 लोकसभा में वीर सावरकर की मूर्ति का अनावरण हुआ, तब शिवसेना के सांसदों ने इसका जश्न मनाया था। अटल बिहारी वाजपेयी की यानी बीजेपी की सरकार ने यह फैसला लिया था।
साल 2004 यूपीए सरकार में मंत्री थे मणिशंकर अय्यर, बन गए थे, अंडमान निकोबार गए, वहां एक ज्योतिपुंज पर वीर सावरकर का नाम देखकर वो भड़क गए, चिढ़ गए और तत्काल नेम प्लेट को हटाने का निर्देश दिया। तब उस दौरान साल 2004 में बाला साहब ठाकरे ने जूते मारो आंदोलन शुरू किया था, उनकी तरफ से भी अय्यर के पुतले पर जूता मारा गया था। अब मैं बढ़ता हूं आगे। उद्धव ठाकरे साल 2019, अगर सावरकर देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो पाकिस्तान का जन्म नहीं होता। सावरकर के लिए भारत रत्न की मैं मांग करता हूं। शरदराव पवार, दिसंबर 2021। शरदराव पवार क्या कहते थे? सावरकर सिर्फ एक हिंदूवादी नेता नहीं थे, बल्कि हिंदुत्व के प्रति उनकी एक आधुनिक सोच भी थी। उन्होंने मंदिरों में दलितों के प्रवेश को लेकर एक आवाज भी उठाई थी। राहुल गांधी, नवंबर 2022। ये इंटरेस्टिंग है। सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की, उनसे माफी मांगी और उस दौर के भारतीय नेताओं को धोखा दिया। सावरकर माफी वीर थे। इसके बाद भी राहुल गांधी लगातार बोले हैं, पहले भी बोले हैं। दिनेश गुंडूराव अब आज क्या बोले हैं? सावरकर ब्राह्मण थे, वो भी चित्पावन ब्राह्मण, फिर भी बीफ खाते थे। मोहम्मद अली जिन्ना के मुकाबले ज्यादा बड़े कट्टरपंथी थे सावरकर। मतलब आप सोचिए, वीर सावरकर के प्रति कांग्रेस के मन में कितना द्वेष है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो गुंडू राव हो, ऐसा बीजेपी अब कह रही है। और अब शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट क्या करेगा? बड़ा सवाल है। क्या कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे की सियासत पर पलीता लगा दिया है इसके बाद? क्योंकि जो राजनीति शिवसेना करती आई है, उस राजनीति पर इसमें बड़ा झटका लगेगा। समूचे महाराष्ट्र में इसका इंपैक्ट जाएगा। तो आज हरियाणा की भी बात होगी, महाराष्ट्र की भी बात होगी। सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के लोकप्रिय प्रवक्ता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेरे साथ जुड़ रहे हैं राज्यसभा के। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव है मेरे साथ, प्रवक्ता हैं एनसीपी के, ये एनडीए का गुट है मेरे साथ आज की इस चर्चा में डॉक्टर अनुराग भदौरिया हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। वारिस पठान है मेरे साथ, प्रवक्ता एआईएमआईएम के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। तो शुरुआत आनंद दुबे आप ही से कर लेते हैं। आनंद दुबे, ये जो कांग्रेस के नेता गण कह रहे हैं, इन्होंने आपको फंसा दिया है, आपकी राजनीति को पलीता लगा दिया है एक तरह से। उत्तर प्रदेश और बिहार का एक बड़ा फेमस शब्द है पलीता लगना। अमीश भाई नमस्ते। देखिए, ऐसा है कि इंदिरा गांधी जी क्या मत व्यक्त कर चुकी हैं आदरणीय वीर सावरकर जी के बारे में, वो भी आपको देखना चाहिए। अभी अभी सुशील कुमार शिंदे जी की आत्मकथा की पुस्तक आई है, 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स। उसमें वीर सावरकर जी को कितना महान और उनके कितनी तारीफ की गई है, ये भी आपको नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, अब दिनेश गुंडूराव कर्नाटका सरकार में मंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनका बयान है, लेकिन बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति के वजह से पूरे सिस्टम को आप दोष देंगे। कांग्रेस में बहुत सारे नेताओं ने वीर सावरकर जी की तारीफ भी की है, वो भी आपको नहीं भूलना चाहिए। और ठीक है, अब दिनेश गुंडूराव को भगवान सद्बुद्धि दें, वो अच्छा काम करें, सरकार को आगे ले जाएं, कर्नाटक में विकास की बात करें। कांग्रेस के नेता ही हैं और मणिशंकर अय्यर के लिए बाला साहब ने क्या आंदोलन खड़ा करा था, जूते मारो आंदोलन, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी कांग्रेस के सर्वोच्च नेता हैं। बिल्कुल सही बात है। सावरकर को वो माफी वीर कहते हैं और एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं। अब बताइए। और गुंडूराव तो कह रहे हैं कि वो नॉनवेज खाते थे, वो बीफ खाते थे। ऐसा है कि हम 30 वर्ष, सुनिए पहले, हम 30 वर्ष भारतीय जनता पार्टी के साथ काम किए हुए हैं महाराष्ट्र और देश में। 3 साल पहले कांग्रेस पार्टी के साथ हमारा गठबंधन हुआ, महाविकास आघाड़ी बनी, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर हमने सरकार चलाई बनाई। जब अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में महाराष्ट्र दौरे पर आए थे, तो वीर सावरकर जी पर टिप्पणी हुई थी। आदरणीय उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने कड़ी आपत्ति जताई थी। उसके बाद वो मामला वहां शांत हो गया था। तो हम नहीं समझते कि ठीक है, हम अलग अलग विचारधारा की पार्टियां रही हैं, बहुत साल तक एक दूसरे के खिलाफ लड़ी हैं, एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने चुनाव भी लड़े हैं, बहुत कुछ किया है। इसका ये मतलब नहीं कि हम आगे साथ में नहीं चल सकते, और जब साथ में चल रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि कुछ आपसी मतभेद नहीं होंगे, नोकझोंक नहीं होंगे। लेकिन आदरणीय सुशील कुमार शिंदे और इंदिरा गांधी जी के भी कोट को ध्यान रखना चाहिए। आपसे ज्यादा कौन समझेगा? आप भी तो सहने हैं। वैसे तो बात कर रहे थे देवेंद्र फडणवीस वोट जिहाद को लेकर उन्होंने एक भाषण दिया लंबा चौड़ा, लेकिन अजीत दादा पवार कह रहे हैं मैं तो 10% सीटें अल्पसंख्यकों को दूंगा। अब बताइए, संभलना तो आपको भी पड़ रहा है, संभालना तो आपको भी पड़ रहा है। फंस गए आप भी। अमीश जी, अगर अजीत दादा पवार कह रहे हैं 10% सीटें मैं दूंगा, तो उसमें समस्या क्या है?
ये एक स्वतंत्र पार्टी, हमारा गठबंधन है, वो जिसको सीट देना चाहे दे, मगर उसके साथ एक चीज याद आ गई, ये इंडी गठबंधन वाले हम लोग से पूछते थे कितने मुसलमानों को टिकट दिया। मैं चुनौती से पूछना चाहता हूं, हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव में देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र, कितने मुसलमानों को टिकट दिया इंडी गठबंधन ने? 0, 48 में 0। और ये हमसे सवाल पूछते थे। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो अजीत दादा पवार कह रहे हैं वो तो इनको आईना दिखा रहे हैं भाई। इसलिए हम कह रहे हैं हमारा कोई सहयोगी दल अपने कोटे की सीट कैसे भी देना चाहे, और हमारा कौन सा अदावत है, हम तो अच्छे और सच्चे मुसलमानों का हमने हमेशा साथ दिया है। इन्होंने अपराधियों और आतंकवादियों का साथ दिया है, आज भी इनको अपराधी दिखाई पड़ता, आतंकवादी दिखाई पड़ता। और हमारे भाई अच्छे व्यक्ति हैं आनंद दुबे जी, मगर हम इनकी पार्टी को क्या कहें, वीर सावरकर जी को लेकर कभी कभी समझौते ऐसे करने पड़ते हैं कि इनकी पार्टी के लिए एक पंक्ति कहूंगा, जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी की परंपरा का दावा करते थे, जो बाला साहब ठाकरे जी की विरासत का दावा करते थे, जिनके जो ये कहते थे कि जब उनसे पूछा जाता था कि मुंबई के दंगों में तुम्हारा हाथ, आपका हाथ है क्या, तो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी का इंटरव्यू अवेलेबल है, हाथ नहीं पैर है, कुछ लोग पैर की भाषा समझते हैं। तो उनके लिए एक पंक्ति कहना चाहूँगा कि शाम तक सुबह की नज़रों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि ज़मीर ही मर जाते हैं। और अभी आपके कार्यक्रम में पृथ्वीराज चौहान जी का स्टेटमेंट दिखाया जा रहा था कि इस महाविकास अघाड़ी में जिसकी सीटें ज़्यादा होंगी उसका मुख्यमंत्री होगा। तो मैं भाई दुबे जी से कहूँगा, उद्धव ठाकरे जी को समझाइए, यही तो अरेंजमेंट हमारे साथ भी था, फिर हमसे आधी सीटें लेके मुख्यमंत्री पद क्यों चाह रहे थे भाई? आज वहां जाकर भी वही जलालत कि सीटें जिसकी ज्यादा होंगी मुख्यमंत्री बनेगा, मगर जब हमारे साथ थे तो सीटें ज्यादा होने पर मुख्यमंत्री कबूल नहीं था। और मैं एक और फैक्ट कहना चाहता हूं, देखिए वीर सावरकर जी का अपमान करने की कांग्रेस वालों को लत लग चुकी है। राहुल गांधी जी बोल चुके, याद करिए, उन्होंने कहा था मैं राहुल गांधी हूं, राहुल सावरकर नहीं जी। उन्होंने वीर सावरकर जी पे जो टिप्पणी की है तो उनके परिवार ने इस पे गंभीर संज्ञान लिया है और नोटिस देने की बात कही है। उन्होंने वीर सावरकर जी की खाने के बारे में किस आधार पे क्या बात कही, उन्हें साबित करना पड़ेगा। मगर मैं एक फैक्ट आपके सामने रखना चाहता हूं अमीश जी, लिखत पढ़त में सरकारी दस्तावेज में इस देश में उन्होंने कहा वीर सावरकर चितपावन ब्राह्मण थे। इस देश में एक ही प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने अपने नाम के आगे पंडित लगाया है, एक हुए ना, पंडित नेहरू। लिखा पढ़त का बोल रहा हूं, 1956 अमेरिकन दौरे के ऊपर वो गए और नेहरू जी का फूड प्रेफरेंस पूछा गया, और ये 1978 में अमेरिका का रूल है कि 20 साल के बाद वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को डिक्लासिफाइड कर देते हैं। उसको मैं पढ़ रहा हूं, द प्रेसिडेंट प्रिपेयर्ड अ केयरफुल प्रिपरेशन फॉर द इवेंट इन द व्हाइट हाउस। State Department ascertained Nehru's food preferences and drink preferences. It turned out that the leader of the world's largest Hindu country liked the Migan filet Migan, जो एक प्रकार की स्पेसिफिक बीफ होती है, with scotch। और ये डेट है 16 से 20 दिसंबर 1956 की विजिट है, और 13 सितंबर 1978 प्रेसिडेंशियल आर्काइव्स डिक्लासिफाइड। हिंदी अनुवाद सुधांशु जी। हाँ, मैं बता रहा हूं, इसका अर्थ यह हो गया कि जब 16 दिसंबर से 20 दिसंबर 1956 जवाहरलाल नेहरू जी अमेरिका के दौरे पर थे, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस में उनके खाने की प्रेफरेंस के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि विलेट बिगन एक विशेष प्रकार की बीफ और स्कॉच, ये उनके खाने के और पीने के प्रेफरेंसेस हैं। अमेरिका में रूल है कि 20 साल के बाद वो दस्तावेज पब्लिक कर दिए जाते हैं। तो 13 सितंबर 1978 व्हाइट हाउस के द्वारा इसको डिक्लासिफाइड कर दिया गया। अब पहले कांग्रेस जवाब दे के आदरणीय सुधांशु द्विवेदी जी ने कहा, हेलो जी अमीश भाई, अभी आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा कि अजीत दादा पवार महाविकास आघाड़ी को आईना दिखा रहे हैं कि आपने कितने प्रतिशत मुसलमान को दिया। ऐसा नहीं है महोदय, अजीत दादा पवार के लिए भारतीय जनता पार्टी और एक नाथ शिंदे की कथित शिवसेना जिस प्रकार उनका अपमान कर रही है, वो देवेंद्र फडणवीस जी को आईना दिखा रहे हैं कि अगर आप इनको वोट जिहादी कहोगे तो देखो मैं इनको 10% सीट दे रहा हूं, ताकि आपको एहसास हो कि ये वोट जिहाद नहीं है, ये भी इस देश के नागरिक
नागरिक है, संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से मतदाता है, जिसे पसंद करेंगे उसे चुनेंगे। तो ये आपको आईना है। और अभी आपने पृथ्वीराज चौहान जी का कोट दिया। आदरणीय अमित शाह साहब एक दिन पहले आए थे, उन्होंने भरी सभा में कहा कि 2024 का चुनाव हम मिलकर लड़ रहे हैं क्योंकि हम कमजोर स्थिति में हैं, लेकिन 29 का चुनाव बीजेपी अकेले अपने नेतृत्व में सरकार बनाएगी। इसका मतलब जो एकनाथ शिंदे की कथित शिवसेना है, अजीत दादा जी की कथित राष्ट्रवादी है, इनका क्या विलय बहुत ही जल्द भारतीय जनता पार्टी में होने वाला है? सुधांशु त्रिवेदी, आनंद, ओके, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव also wants to respond. सुधांशु त्रिवेदी, 50 seconds, sharp 50 seconds. आनंद भाई, बहुत संक्षेप में, हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में शिवसेना को मुंबई के किन विधानसभा क्षेत्रों में और किन बूथों पे प्रचंड समर्थन मिला है वो साफ हो गया। भाई ये तो वो है ना पार्टी, याद करिए, मैं दर्शकों से कहता हूं 1995 का इंटरव्यू बाला साहब ठाकरे जी का जाके देखिए। उनसे पूछा गया कि आप पे आरोप है कि आप हिंदूवादी नेता हैं। जानते बाला साहब ठाकरे ने क्या बोला? नहीं, आरोप गलत है। तो पत्रकारों को लगा शायद वो इस बात की सफाई देंगे। उन्होंने कहा मैं हिंदूवादी नेता नहीं हूं, मैं कट्टर हिंदुवादी नेता हूं। और आज सबसे ज्यादा मुस्लिम प्रभावित इलाकों में मैं भी वही बोल रहा हूं, साहब ठाकरे से नफरत करते थे लोग, उनसे सबसे ज्यादा वोट पाके आए हैं महोदय। आईना तो क्या क्या देखेंगे, किसी दूसरे जय बार आप आईना देखेंगे ऐसा तो आप हकीकत को जाके देखेंगे। हम कट्टर हिंदू हैं मेरे भाई, तो क्या किसी दूसरे जाति धर्म का अपमान करेंगे? ये हिंदुत्व सिखाता है? ये आपको हिंदुत्व की परिभाषा लगती है? अगर ऐसी बात है, वो कह रहे हैं सुधांशु, वो कह रहे हैं मैड हिंदू हैं क्योंकि हिंदू सहिष्णु है। ओके, मैड, ओके, वारिस पठान इस पर कुछ कहना चाहते हैं, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव इस पर कुछ कहना चाहते हैं। एक सेकंड, ये मैड हिंदू के ऊपर वारिस पठान कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन जब वोट लिए थे तब तो नहीं ये बात बोली थी मैड हिंदू हैं हम। आनंद दुबे जी नहीं बोली थी क्या? अभी से मैं बोलूं, बायकला में जाकर बोली थी हम मैड हिंदू हैं। तो हम हिंदू हैं तो क्या? नहीं बोला था हिंदू आपने, मैड हिंदू कहते हैं। ओके, लेकिन हम हिंदू हैं। ओके, वारिस और ब्रिजमोहन श्रीवास्तव अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं। वारिस अमीश भाई, सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा अमीश भाई, जितनी प्यार से शांता के साथ आपने सुधांशु त्रिवेदी जी को सुना, उतना ही प्यार से अगर मुझे सुनेंगे ना, बिल्कुल सर, दर्शकों तक बात बराबर जाएगी, मजा आएगा डिबेट के। बिल्कुल। शुक्रिया सर। सबसे पहली बात तो देवेंद्र फडणवीस जो है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने संविधान की शपथ ली है। संविधान की शपथ लेकर वो उप मुख्यमंत्री भी बने थे, मुख्यमंत्री, वो आके लव जिहाद और वोट जिहाद की बात करे तो इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? चलिए बताइए मुझे। और क्यों वोट जिहाद? क्या जिहाद का मतलब भी आपको पता है क्या? बस आपको मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तो आपने कह दिया वोट जिहाद। कितनी जगहों पे दलित भाइयों ने इनको वोट नहीं दिया, उसको क्या दलित जिहाद बोलेंगे? अब ये बोलने की वजह है, क्यों बोलना पड़ रहा है ये सब लव जिहाद वोट जिहाद? अब सब आएगा ना, पाकिस्तान आएगा, मंगलसूत्र आएगा, गंगा, गाय, दंगा, मंदिर, सारी चीजें आने वाली, क्योंकि बीजेपी टोटल महाराष्ट्र में फेल हो चुकी है डेवलपमेंट विकास के नाम पे। चुनाव आ रहे 2 महीने पहले, बात इनको पता नहीं है क्या है बात। अब इनको लोग सवाल कर रहे हैं, जवाब नहीं, तो उन्होंने अपने नफरती चिंटुओं को छोड़ा। पहले रामगिरी आए, रामगिरी ने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, अनाप शनाप बकवास की, हमने एफआईआर किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे जी ने उसको स्टेज पे बिठाया, स्टेज पर बोला कि मैं देखता हूं रामगिरी का कोई बाल को भी हाथ लगा सकता कैसा है। वह बात खत्म नहीं हुई तो और एक आ गए इनके चिंटू राणे, उसने तो और हुल दे दिया, धमकी डायरेक्ट, मुसलमानों को मस्जिद में घुसेंगे चुन चुन के मारेंगे। अरे भाई, मस्जिद में घुस जाएगा, चुन चुन के मारेगा, हमके हाथ में चूड़ी पहन के बैठे, आ जा, आएगा 2 पैर पे, जाएगा स्ट्रेचर पे। हमने जवाब दिया, हमने एफआईआर रजिस्टर किया। फडणवीस जी ने एक कॉन्क्लेव के अंदर बैठकर बोला कि हम उसको बोलने की आजादी देंगे, तुम बोलो, हमने एफआईआर किया है ना। अरे एफआईआर किया है तो अरेस्ट क्यों नहीं करते हैं वो लोग जाकर उसको? अब यहां तो बात हो गई है इनकी। अब ये बताइए, मैं आपको बता रहा हूं ये एक ही सिक्के के 2 पहले कैसे हुए। अभी डुबे जी यहाँ पे बैठे हुए, मेरे अच्छे मित्र भी है। अब सुनिए, डुबे जी ने भी क्या कहा, मैड हिंदू है, कट्टर हिंदू है हम। अरे लोकसभा के चुनाव के पहले ये अल्फाज आप बोल देते हैं। मुसलमानों ने तो आपको भर भर के वोट दिया डुबे जी, भर भर के 90% वोट मुसलमानों के आपने लिए, और आज आपको मुसलमानों के प्रति थोड़ी भी सहानुभूति नहीं आ रही है। अरे सुनिए, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। जब वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पार्लियामेंट में पेश हुआ अमीश भाई, मुसलमानों की हक की जमीन है हमारे, जिसके ऊपर ऑर्फनेज है, जिसपे कब्रिस्तान, मस्जिद, मदारिस और हमारे यतीमों का इस पे अधिकार है। जब वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश हुआ तो यही मैड हिंदू जो अपने आप को बोल रहे हैं, मुसलमानों के सरमाए जो बने थे, 9 के 9 सांसद, 9 के 9 युवाटा के सांसद चले गए बाहर।
चाय पीने गए, घूमने गए, सैर करने गए, मेरे को नहीं मालूम, मगर वहां नहीं थे जब मुसलमानों की हक की नहीं, बात आपका आई। दुख मैं समझ रहा हूं क्यों पूरी तरह से, क्यों भागे लेकिन दुबे लेकिन जी? लेकिन लेकिन 90% ये तो वोट लेना है। लेकिन वोट आपने 90%, वारिस पठान करें 90% मुसलमानों का वोट आपने लिया, उबाटा ने यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 90% मुसलमानों का वोट लिया, और जो उनके मुद्दे होते हैं उन पर आवाज भी नहीं आप लोग उठाते जाकर, और यहां पर मैड 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 हिंदू बन के घूम रहे हैं आप। और सावरकर को, वीर सावरकर को गाली दे रही है कांग्रेस के नेता, उस पर आप कह रहे हैं कि हम अपना विरोध दर्ज कराएंगे। अमीश भाई, हमारे नेता श्री उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के कोरोना के संकट के किए गए कामों को देखते हुए मुसलमान भाई बहनों ने हमें मतदान किया है। हमें मतदान किया है कि हम महाराष्ट्र को सुजलम सुफलम बनाने में हम भूमिका निभाएं। हमें मतदान किया है कि हम महाराष्ट्र को विकास की ओर ले जाएं। तो इनके पेट में पीड़ा क्यों है? ये तो मुसलमानों के बहुत बड़े रहनुमा बनते हैं, फिर भी मुसलमानों ने इनको नकारा है। आत्मचिंतन करना चाहिए वारिस भाई आपको और बीजेपी आपको। आप कहते हो सबका साथ सबका विकास, लेकिन क्या कमी रह गई? वारिस पठान आत्मचिंतन आपको करना चाहिए बताना होगा। नहीं, हम तो आत्मचिंतन कर ही रहे। अब मुसलमान जनता भी अपना आत्मचिंतन कर रही है। अब सुन रही है मुसलमान भी राज्य का मैड कट्टर हिंदू, भाजपा से बड़े हिंदुओं का आप दावा कर रहे हो। अब आप वोट तो लेने आएंगे महाराष्ट्र के अंदर, उबटा वोट तो मांगेगी कि आप तो महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है। मैं तो चाहूंगा कि कांग्रेस इस पर स्पष्टीकरण करे कि आप जिसके साथ उबटा वो मैड हिंदू की बात कर रहा है, तो क्या मुसलमानों का नाम कभी मुंह से निकलेगा? ये वकफ के ऊपर कभी बोलेंगे? अरे हमारी जमीनें छीने जा रही है, कुछ बोलेंगे? मॉब लिंचिंग हो रही है, कुछ बोलेंगे? रामगिरी पे एक अल्फाज बोलेंगे जिसमें मुसलमानों के सबसे बड़ी जो चीज है हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में के सामने है। उसको अरेस्ट कराने के लिए क्यों बोलते हैं? राणे ने बोला मस्जिद में घुस के मारूंगा, उसको अरेस्ट कराने की तो थोड़ी गुहार लगा दो। दुबे जी कम से कम टीवी के चैनल पे बोल दो, दुबे जी वो कम से कम देखेंगे, टीवी के वो चैनल पे बहस बोल दो करेंगे, कि रामगिरी चर्चा और राणे करेंगे, को वो अरेस्ट बताएंगे, करना चाहिए, और जब बिल आएगा तब देखेंगे। नहीं तो हम रस्ते में उतर जाएंगे। पीड़ा क्यों है? ये बीजेपी की बी टीम है। ये बड़ा पुराना बहाना हो गया कि वारिस पठान बीजेपी की बी टीम है, हम उनकी बात को नहीं मानेंगे। वक्फ बोर्ड के ऊपर जो जेपीसी का फैसला होगा वो हम मानेंगे। आपका स्टैंड क्या है? हर पॉलिटिकल पार्टी का एक स्टैंड होता है ना। वक्फ पे आपका स्टैंड क्या है? आप वक्फ एक्ट के साथ हैं या उसके खिलाफ हैं? आपका स्टैंड क्या है? मैं वही कह रहा हूं कि हमारे नेता जेपीसी में है, अरविंद सावंत नाम है। अरविंद सावंत जी जेपीसी में मेंबर है। अरविंद सावंत जी बैठेंगे वहां, स्टैंड क्या पार्टी का? जब बहस होगी चर्चा होगी उसमें भाग लेंगे। अब एक ऐसे टीवी पे स्टैंड कैसे बताया जाएगा? वो स्टैंड बताएंगे, खामियां होगी खामियों को बताएंगे, अच्छाई होगी अच्छाई को बताएंगे। लेकिन ये जो वारिस पठान जैसे नेता हैं जो एक विशेष समुदाय को अपने आप को रहनुमा बताते हैं, उनको समुदाय ने नकार दिया है। इनको बता ओके। आपकी कथनी करनी में अंतर है। आप चुनावी नेता बनते हो, चुनाव में आपको सुधांशु त्रिवेदी wants to comment. ब्रिजमोहन श्रीवास्तव first. एनडीए से ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, make your point. ब्रिजमोहन श्रीवास्तव। अमीश जी, देखिए अभी बहुत सारे मुद्दे इस बहस पे सामने आए हैं। एक मुद्दे पे मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, आज़ादी के जो भी हमारे महापुरुष हैं, जो भी महान लोग हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी का संघर्ष किया है, उन सारे लोगों का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सम्मान करती है। चाहे उसमें आदरणीय वीर सावरकर जी का भी हम लोग वही सम्मान करते हैं जो दूसरे आज़ादी के नेताओं का हम लोग करते हैं, और उनके बारे में हम लोग हमेशा अच्छी राय रखते हैं। उस पर हम लोगों को किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। जहाँ तक बात एनडीए की है, एनडीए के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि एनडीए का जो गठबंधन है, इस पे जितने राजनीतिक दल हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, सभी लोगों की आवाज़ को वहाँ पे सुना जाता है। ये कभी भी नहीं होता कि अगर किसी के सांसद ज़्यादा हैं, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी, उसमें हमारी एक मुख्य राजनीतिक दल है, कभी ऐसा नहीं होता कि वहाँ पर अगर जीतन राम मांझी जी की पार्टी अगर कोई बात कहे जिसके कि एक ही सांसद हैं, तो उसको महत्व ना मिले। उसको भी वही महत्व मिलता है जो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के कहने पे मिलता है। और उस पर हम लोगों ने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत इस बात को तय किया है कि हर राजनीतिक दल को अपनी विचारधारा के अनुरूप काम करने की छूट है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी तौर से एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी के रूप में काम करती है। हम लोग वहाँ पर मतदाताओं के बीच में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखते। हमारे लिए सारे मतदाता, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो किसी भी समाज के हों,
हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है और उनकी आवाज़ हम लोग उठाते हैं। जैसे कि जब फिलिस्तीन में जब बहुत ज़्यादा नरसंहार हो रहा था, उस समय हम लोगों ने दिल्ली के अंदर इस्लामिक इंटरनेशनल सेंटर पर एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी थी, जिसमें करीब 11 देशों के राजदूत आए थे। वहाँ हम लोगों ने खुल के इस बात को कहा, कभी हमारे एनडीए के साथियों ने कभी इस पर कोई हम लोगों को आपत्ति नहीं उठाई। दूसरा, अभी जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुए, इस जम्मू कश्मीर में हम लोगों ने 35 उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिसमें से 31 उम्मीदवार हमारे अल्पसंख्यक समाज के, जिसमें 5 महिलाएं हैं, वो पाँचों के पाँचों अल्पसंख्यक महिलाएं हैं। हम लोगों ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा है कि हमारे लिए हमारा कार्यकर्ता, हमारी पार्टी की विचारधारा में जो विश्वास रखने वाले लोग हैं, उनको महत्व मिलना चाहिए। आदरणीय अजीत दादा पवार ने जो 10% की बात की है, वो इसी के अंतर्गत बात की हो। और इस पर सबसे बड़ी बात यह है, हमारे एनडीए के किसी भी राजनीतिक दल को इस पे कोई आपत्ति नहीं। ब्रिजमोहन जी, क्या तब वोट जिहाद नहीं होगा? हम लोगों का जब आप नहीं, जब सपा वोट जिहाद कर रही है, उद्धव ठाकरे की पार्टी वोट जिहाद कर रही है, एनसीपी अजीत पवार गुट वोट जिहाद नहीं करवा रहा, यह आप पे भी तो आरोप लग जाएगा फिर। ये बीजेपी की अंडरस्टैंडिंग है। ये वोट जिहाद ना ये मैंने फिर आपसे कहा, हम लोग एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत काम करते हैं, जहां हमको हमारी विचारधारा के अनुरूप काम करने की स्वतंत्रता है। हम अपने ढंग से उस काम को कर सकते हैं। अनुराग भदौरिया, तो मैं अनुराग भदौरिया, सावरकर को लेकर आपका पॉइंट क्या है और वोट जिहाद के विषय पर? देखिए, सबसे पहले नवरात्रि की सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, जो कि सबसे अच्छा, सबसे बड़ा, सबसे अच्छा पर्व है। मुझे लगता है सबको इसकी शुभकामनाएं। आज भी हराई डाल के आए नवरात्रि के मौके पर, तो लाल सुन तो लीजिए। नहीं, हमारे हाथ में रहता है, और हम बीजेपी की तरह तो नहीं है ना कि नवरात्रि की शुभकामनाएं भी ना दें और लंबी लंबी बातें मारें। ये सवाल उनसे पूछ लेना चाहिए था आपको। दूसरा सवाल, हिंदू या कट्टर हिंदू, ये तो अच्छी बात है ना हिंदू होना, लेकिन सनातन कहाँ से सिखाता है कि किसी दूसरे धर्म का अपमान करना? सनातन कहाँ बताता है कि हम दूसरे, सनातन तो हमेशा सिखाता है कि हम दूसरे धर्मों का भी सम्मान करें और सत्य अहिंसा पे चलें, तभी तो हिंदू है या कट्टर हिंदू है। मानने वाला तो सनातन को है, जो सनातन को मानेगा और दूसरे धर्मों का भी सम्मान करेगा, यही हमारे सनातन का मतलब है। दूसरा, जैसा हम लोग हमेशा से कहते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। अब ये सुधांशु जी अभी एक बात कह रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे, अच्छे हिंदुस्तानी, उन्होंने तो विशेष धर्म का नाम लिया। अरे अच्छे हिंदुस्तानी होना तो गर्व की बात है, लेकिन आप थोड़ी तय करोगे अच्छा हिंदुस्तानी कौन है। पहले आप तो प्रूव करके दिखाओ कि आप अच्छे हिंदुस्तानी हो। अगर आप अच्छे हिंदुस्तानी होते, आपने हिंदुस्तानियों का सम्मान किया होता, तो जनता आपको 240 थोड़ी समेट देती है, आपको हराने के कगार पे लाके थोड़ी खड़ा कर देती है। उत्तर प्रदेश में आपको 33 सीटों पे थोड़ी समेट देती है, क्योंकि आपने हिंदुस्तान का मतलब ही नहीं समझा। आप तो हिंदुस्तान का मतलब समझते हो कि कैसे वोट लिया जाता है। जैसे आपने जो शब्द बोला, समाजवादी ने कभी वोट जिहाद की बात नहीं की है, इसलिए 1956 में चले गए, 1942 में नहीं गए। 1942 में सुधांशु जी इसलिए नहीं गए क्योंकि उनको पता है 1942 का जो इतिहास है, भारत छोड़ो आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयं संघ ने भाग लेने से मना कर दिया था, इसलिए 1942 में नहीं जाते, डर जाते 1942 में जाने के पहले। ये वही लोग हैं, सत्ता बनाने के लिए मुस्लिम लीग के साथ इन्होंने सरकार बनाई थी बंगाल में, इनको याद होगा, और उप मुख्यमंत्री बने थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। जब इनको सत्ता बनानी होती है तब ये किस तरह से एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। जब इन्होंने पीडीपी के साथ भी आपने देखा होगा कश्मीर में सत्ता बनाई थी, लेकिन जब सत्ता नहीं बनानी होती है तो जाति धर्म की राजनीति खेलना शुरू कर देते हैं। आपको सत्ता से प्यार है, आपको किसी धर्म का सम्मान करना नहीं आता है। आप ना इंसान का सम्मान कर सकते, आप सत्ता का सम्मान करते हैं। आपको सत्ता चाहिए, किसी कीमत में चाहिए, नफरत की आग बोना है आपको। इसलिए हम आपसे कहते हैं, जब समाज में शांति होगी तब नए युग की क्रांति होगी। आप समाज में शांति नहीं रहना देना चाहते। आप जब समाज में शांति नहीं होगी तो नए युग की क्रांति कैसे होगी? आप चाहते नहीं हिंदुस्तान उन्नति करे, हिंदुस्तान आगे जाए, क्योंकि आप हिंदुस्तान को, आपको समाज में शांति होगी तभी नए युग की क्रांति होगी। कोई नई कविता लिख के आए हैं आज अनुराग भदौरिया, सुधांशु त्रिवेदी। देखिए अनुराग भदौरिया जी ने आज याद दिलाया, बिल्कुल आज शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्रि शुरू हुआ है, और ये वो इंडी गठबंधन है जहां राहुल गांधी ये बोलते हैं कि हिंदू धर्म की जो शक्ति जय माता दी, और इसमें कोई संभावना नहीं है कि ये इसमें कोई वाक्य तोड़ मरोड़ दिया गया हो।
मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं अपनी तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा में जब वो तमिलनाडु पहुंचे थे तो वो जॉर्ज पुनिया जो एक ऐसा पादरी है जो कहता है कि मैं जूते इसलिए पहनता हूं कि भारत की नापाक जमीन के ऊपर मेरे पैर न टच हो जाएं, उसके साथ बैठा हुआ वीडियो अवेलेबल है जिसमें कह रहा है कि आपके यहाँ शिव शक्ति वगैरह कुछ नहीं होता, सिर्फ हमारे यहाँ सब कुछ है। और ये वो पार्टी है, याद दिलाना चाहता हूं, MF हुसैन ने हिंदू देवियों की नग्न तस्वीरें बनाई थी 1995-96 में, तब बाला साहब ठाकरे जी का क्या स्टेटमेंट था और ये लोग समर्थन में खड़े थे। आज शिवसेना कहां जाके खड़ी हो गई। तो आपने जब याद दिलाया, आप जैसे लोग जब आके कहते हैं तो लगता है कि कौन चोला ओढ़कर बोल रहा है धर्म के बारे में, और उससे ज्यादा कितना बड़ा आप झूठ बोल जाते हैं। प्रभु एक साहब, वोट जिहाद की बात अभी 2024 में 1942 की बात नहीं कह रहा हूं मान्यवर, आज नवरात्रि का दिन था, कम से कम शुभकामनाएं दे देते। बोलिए, मैं 2024 की बात कर रहा हूं। दे देते तो लगता है कि आप थोड़े हिंदूवादी हो। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है व्यूअर्स, मुझे रोकना होगा आप सबको। बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी के नेता अशोक तंवर ने पार्टी को छोड़ दिया है, और बड़ी बात यह है कि अशोक तंवर ने मतदान से पहले बीजेपी को झटका दिया है। वो दोपहर तक बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे थे, लेकिन दोपहर के बाद वो राहुल गांधी के एक कार्यक्रम में पहुंचे और मंच पर जाकर कांग्रेस में शामिल हो गए। बकायदा एक बड़ी रैली में उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साथ में थे, दलित नेता है। बड़ा झटका बीजेपी को माना जा रहा है। चुनाव से पहले अशोक तंवर के पार्टी छोड़ने का सुधांशु त्रिवेदी दोपहर 12 बजे आपकी पार्टी के नेता के लिए प्रचार कर रहे थे, लेकिन पलट दी उन्होंने बाजी को। क्या ये कांग्रेस कह रही है ये जाती हुई बीजेपी की सरकार है हरियाणा के अंदर, और हुड्डा आ रहा है हरियाणा के अंदर, कांग्रेस आ रही है हरियाणा के अंदर, इसलिए लोग छोड़ रहे हैं बीजेपी को? मैं अपनी बात पूरी कर लूं, जवाब दे दूं, या ये मैं आपके इस प्रश्न का जवाब देके फिर मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं जो हमारे सारे विरोधियों ने बोला था। देखिए मैं ये कहना चाहता हूं, अशोक तंवर पहले भी कांग्रेस में रहे हैं, वो अगर चले गए तो मैं सिर्फ एक सिंपल सी बात कहना चाहता हूं। आज जो परिस्थिति कांग्रेस के अंदर है और जो परिस्थिति हरियाणा में बनी हुई है, एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किस ढंग से हरियाणा के लोग खड़े हैं। कांग्रेस वो पार्टी है जिनका वीडियो अवेलेबल, हाँ बता रहा हूं, जिनके विधायक प्रत्याशी के वीडियो अवेलेबल है। असंध के विधायक प्रत्याशी शमशेर का वीडियो अवेलेबल है, जो कह रहे हैं पहले अपना घर भरेंगे, फिर रिश्तेदारों घर भरेंगे, बाद में करेंगे। यानी पहले, सही बात है, प्रथम परिवार के दामाद जी ने भरा था, अब हर विधायक कह रहा अपने अपने दामाद जी और बेटे जी का हम परिवार भरेंगे। तो एक नीरज कुमार हैं जो इनके विधायक प्रत्याशी, जो कह रहे हैं बस आ जाना, हुड्डा जी सीएम बन गए तो बस तुम रोल नंबर आके बता देना, पर्ची पे दे देना, उसके बाद नौकरी हमारी गारंटी। तो ये संविधान खतरे में नजर नहीं आ रहा है। और राहुल गांधी आकर पता नहीं कौन कौन सी स्टोरी समझा रहे हैं कि वो अमेरिका में जाके लीगल इमिग्रेंट से मिले और हरियाणा से वो लोग टर्की होते हुए गए और 35 लाख रुपए दिए। इसलिए बहुत सारी बातें हैं हरियाणा के विषय पे जो जनता को पता। मैं जरा भदौरिया जी की बात करने, लेकिन अशोक तंवर का, अशोक तंवर प्रचार कर रहे थे आपके कैंडिडेट के लिए 12 बजे तक, और 12 बजे के बाद वो कांग्रेस ज्वाइन कर गए। क्या आपको लगता नहीं है ये झटका है बहुत बड़ा, चुनाव से ऐन पहले कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक है ये? देखिए, जहां तक मास्टर स्ट्रोक है तो वो कांग्रेस में एक दूसरे को लोग जैसा स्ट्रोक मार रहे हैं, चाहे सुरजेवाला जी और हुड्डा जी के बीच में हो, चाहे हुड्डा जी और शैलजा जी के बीच में हो। वो तो गुटबाजी तो बीजेपी हरियाणा में भी चरम पे है। एक मुख्यमंत्री का गुट है, खट्टर साहब का गुट है, एक रामविलास शर्मा का गुट है। रामविलास शर्मा को साइडलाइन कर दिया है, उनका गुट कह रहा है कि इस बार देखते हैं क्या होगा। ऐसे ही कांग्रेस के अंदर है, शैलजा गुट है, हुड्डा गुट है, सुरजेवाला गुट है, और तीनों मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। जवाब आपके अभी अनिल विज मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। स्थिति काबू में नहीं है हरियाणा के अंदर तो दिखाई दे रहा है। स्थिति काबू में नहीं है हरियाणा के अंदर तो दिखाई दे रहा है। अरे नहीं महोदय, अरे सुनिए, शैलजा जी का वीडियो अवेलेबल है जिसमें उनसे कहा जा रहा है कि आप हुड्डा जी के समर्थक विधायकों में प्रचार करने जाएंगे, आप प्रचार करने नहीं जा रही, उनके यहाँ जाएंगी। तो जानते क्या बोल रही, वो बुलाएंगे ही नहीं। मैं चुनौती कहता हूं हमारे किसी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बीजेपी का एक और बड़ा नेता वोटिंग से पहले छोड़ सकता है बीजेपी। कांग्रेस के सूत्र ये दावा कर रहे हैं, हमारे संपर्क में है, अभी कुछ और बड़ा होने वाला है। आज रात कुछ क्या बड़ा होगा, क्या बीजेपी को और झटका मिलेगा? ओके, मैं अनुराग भदौरिया आपका रुख करता हूं। क्या हरियाणा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को जो झटका लगा है, इसके मायने क्या है? अनुराग भदौरिया।
अरे अमीश जी, देखिए आपने आपने भदौरिया जी की बात आपने का तुम बीजेपी जवाब के नहीं दे प्रवक्ता पाए। को बिल्कुल, आपको लड़खड़ाते मौका हुए दूंगा, देखा। सुधांशु। सुनिए भाई, रुकिए, एक मिनट बोलने सुनिए दीजिए। सुनिए एक लाइन मुझे सुधांशु बोलने जी दीजिए। मैं आपको मौका दे रहा हूं, सुधांशु भाई। सुधांशु सुनिए, सुधांशु सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए, एक वाक्य नहीं आप 100 वाक्य बोलिएगा। सुनिए, अरे नहीं भाई, एक आपकी लाइन जीभ बोलना कैसे चाहूंगा। लड़खड़ा रही थी ये देखने को मिला। नहीं, अरे एक भैया लाइन। आपके नेता छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, आप यहाँ लाइन एक सेंटेंस बोलने के लिए परेशान है, वहां पे लाइन लगी है। अरे वहां पे लाइन लगी है नेताओं की, उनको रोकिए। सेंटेंस के चक्कर में कहां पड़े हैं आप? बताइए, दलित नेता आपको छोड़ के जा रहे हैं। सुनिए, दलित नेता आपको चिल्लाइए, आप परेशान हो गए मुझे लगता है। अनुराग पहले सुधांशु अपनी बात को रख ले 40 सेकंड, फिर मैं आपको 40 सेकंड मौका दे रहा हूं। सिर्फ सपा ने कहा। परेशान ओके सुधांशु में पॉइंट, सुधांशु में आप सुधांशु की अपनी बात को रखिए। हो गया सुधांशु हाँ, जी। मैं कह रहा हूं, देखिए मैं इनकी बात ठीक का है, जवाब बोलिए नहीं दे हमने। पाया। सरेआम नेशनल चैनल पे झूठ बोल रहे हैं कि हमने वोट जिहाद नहीं बोला, जबकि वोट जिहाद शब्द का प्रयोग समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट फर्रुखाबाद लोकसभा में 2024 में बोली है। और सरेआम झूठ बोल रहे हैं बैठ के। वोट जिहाद शब्द ही सपा ने बोला और कह रहे हैं कि हमसे कोई मतलब नहीं है। और मैं इनको ये भी मरियम आलम नेत्री हैं, उसने उन्होंने बोला शब्द सही कह रहे हैं आप। उस पर इलेक्शन कमीशन ने भी संज्ञान लिया, मरियम आलम ने बोला। ओके अनुराग भदौरिया मेक योर पॉइंट। अब देखिए 2024 में पहुंचेगा, इनको याद भी नहीं है कि 33 सीटें आई है, उसमें समाजवादी उत्तर प्रदेश में जीती है, जनता का आशीर्वाद मुझे मिला है। इसलिए मैं आपसे दूसरी बात, आपके नेता छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि आपके नेता कांग्रेस से ही तो आपने तोड़े थे, सत्ता की हनक में तोड़ के लाए थे। वो कह रहे थे देखिए सब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, सब दिल से आ रहे हैं, सबकी अंतरात्मा जग रही थी। तब तो अंतरात्मा जग रही थी, दोबारा से फिर अंतरात्मा जग गई, वापस कांग्रेस में जा रहे हैं क्योंकि आपकी सरकार जा रही है। अंतरात्मा सरकार से जगती है, सीखे आप। और जो आप लेके आए बहुत सारे प्रवक्ता, वो भी जाएंगे, उनकी भी अंतरात्मा जगेगी। सरकार बदलते ही बीजेपी में जो लोग आए उनकी अंतरात्मा जग जाएगी, फिर बीजेपी खाली खड़ी रह जाएगी, क्योंकि अंतरात्मा की आवाज सबकी जगने वाली है। क्या आप बोल रहे प्रवक्ता तो अब सभी बाहर के हैं भाई। ओके अनुराग भदौरिया, क्या आपके पास कोई जानकारी है कि प्रवक्ता चले जाएंगे? अभी तो सभी प्रवक्ता बाहर से ही आए हुए हैं इनके पास, एक दो ही हैं अभी जो अपने बचे हैं। आप बताओ, जो दिन के 12 बजे, सुनिए, जो दिन के 12 बजे तक बीजेपी का प्रचार करते हैं और तुरंत पलटी मार रहे हैं, तो समझो इनके जो विधायक दो चार आ भी गए, या जो नेता दो चार बचे वो भी पलटी मार जाएंगे। दोपहर 12 बजे तक आपका प्रचार, आप लोगों को हवा नहीं लगी। दोपहर 12 बजे तक आपका प्रचार कर रहा है और 1:30 बजे या 2 बजे, टाइम एग्जैक्टली मुझे ध्यान में नहीं है, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, कांग्रेस में राहुल गांधी के साथ शामिल हो गया। जनता का मूड समझ गए, चूंकि जनता का मूड समझ चुके हैं नेता समझ गए। जनता ओके, आनंद दुबे भी इसमें कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन पहले सुधांशु त्रिवेदी जनता के सामने। ओके यू मेड योर पॉइंट। ओके सुधांशु त्रिवेदी भाजपा के नेता हैं अमीश भाई, 5 सेकंड ठीक है, 5 सेकंड बोल लीजिए। जो हरियाणा के बीजेपी के नेता हैं वो जान चुके हैं कि बीजेपी के हरियाणा में क्या दुर्गति, उस पर एक शेर है, न माझी न रहबर न हक में हवाएं है, कश्ती भी जर्जर, ये कैसा सफर है। इनकी मुफलिसी, मतलब हरियाणा बीजेपी के नेताओं की मुफलिसी तो देखिए, न पाने की चिंता न खोने का डर। अरे इनका तो एक नेता गया जो कांग्रेस से आया था, आपकी तो सरकार भी चली गई थी, नेता भी चला गया था, झंडा और डंडा सब चला गया था, इसलिए आप तो ना बोले। अनुराग को हक है फिर भी बोल रहे, आपका तो झंडा और डंडा सब चला गया था, आपकी सरकार थी, आपकी इंटेलिजेंस को कोई हवा नहीं लगी कि इतना बड़ा coup होने वाला है, सब वापस आ जाएगा। इसलिए इस पे अनुराग भदौरिया और वारिस बोले तो सही सभी लगता है, आप नहीं, आप बोलेंगे तो ये शेर आप पे भी बैठेगा। फिर सुधांशु त्रिवेदी, बड़ा शेर और शायरी का दौर चल रहा है, सब मुस्कुरा रहे हैं, फिर वापस लाएंगे। ओके सुधांशु जी। हाँ, मैं कहना चाहता हूं, देखिए हम एक बड़े राष्ट्रीय चैनल पे बैठे हैं अमीश जी, एक नेता का पार्टी बदल के जाना मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा मुद्दा है कि आपकी डिबेट, जो कि सबसे हाईएस्ट डिबेट, रैंकिंग डिबेट मानी जाती है राष्ट्रीय चैनल पे, हम बैठकर 15 मिनट उसको दें। मुझे लगता है कि हमारे जो विरोधी बात कह रहे हैं, चौक तवर हैं नेता, इतने बड़े नेता नहीं है कि राष्ट्रीय चैनल के ऊपर सबसे हाईएस्ट रैंकिंग वाली डिबेट क्या मुख्य विषय, उन पर हम साफ बता चुके हैं, तो बहुत बड़े नेता हो साफ बता जाते चुका हूं हैं। जब आपके दल से जाते हैं तो छोटे नेता हो जाते हैं। एक-एक करके बोलिए, एक-एक करके बोलिए, एक-एक। अरे भाई मैं याद दिलाना चाहता हूं, अरे भाई दुबे जी, दुबे जी आपकी तो पूरी सरकार चली गई। मैं याद दिलाना चाहता हूं, अगर ऐसा ही श्रीवास्तव भी कुछ कहना चाहते हैं। ओके ओके, ऐसा ही याद दिलाना चाहता हूं, सुन लो क्या सुधांशु जी। भदौरिया जी की ये बहुत गलत आदत है।
भदौरिया जी, आपको याद है, अभी 6 महीना पुरानी तो बात है, अप्रैल के महीने में मनोज पांडे जी की सीट अखिलेश यादव के जस्ट पीछे थी जी, और वो भी सुबेरे वहां थे और शाम को आके वोट कर दिया था। कुछ और याद है ना कि आपका एक कैंडिडेट ही हार गया था, भूल गए आप इतनी आसानी से? इसलिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हो जाता है। तो मैं कह रहा हूं अगर कोई भी ये करता है तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में हम ये बिल्कुल स्पष्ट है। हो सकता है उनके मन की कुछ अपेक्षाएं रही हो, हमारी कार्यशैली दूसरे प्रकार के इसलिए नहीं हो सकती थी, मगर मैं फिर ये भी बोलना चाहता हूं। लेकिन सुधांशु जी, ये कंसर्न तो रेस करता है कि बीजेपी ने जो जितने इंपोर्टेड नेता लिए अपनी पार्टी के अंदर, क्या वो वाकई वो स्टेबिलिटी फैक्टर उनके साथ नहीं है? एक लार्जर पर्सपेक्टिव में एक डिबेट को रेस करता है। जिन लीडर्स को आपने लिया और उनको एक मुकाम देने का प्रयास किया, वो उतने भरोसेमंद नहीं है। ये एक सवाल खड़ा करता है, ये चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन ये सवाल जरूर खड़ा करता है। लेकिन मैं मैं आता हूं अब आज के विषय के ऊपर, वीर सावरकर को लेकर। बृजमोहन श्रीवास्तव, द पॉइंट इज दिस कि वीर सावरकर पर क्या शिवसेना को कांग्रेस ने फंसा दिया है? हाँ, देखिए कि अगर शिवसेना तो उनकी साथी है और निश्चित रूप से उनको जो कांग्रेस कहती है उसकी जिम्मेदारी तो उनको लेना पड़ेगी, और अभी भी स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाते। यही तो एक मुद्दा है। आपने जो भी एक प्रश्न किया था कि आपको हर राजनीतिक दल का अपना एक स्टैंड होता है और वो स्टैंड बिल्कुल साफ आना चाहिए। जैसे हम लोगों ने बोला कि इस मामले में हमारा स्टैंड बहुत साफ है। हमारे नेता आदरणीय अजीत दादा पवार ने बोला कि हम 10% सीट अल्पसंख्यकों को देंगे, तो देंगे, स्पष्ट है बिल्कुल। इस पर कहीं किसी प्रकार का कोई ना तो कंफ्यूजन है, ना इसमें किसी प्रकार का विवाद है, और इसको हमारे एनडीए के साथी भी मान रहे हैं। मैं एक और बात याद दिलाना चाह रहा हूँ, आज जो अशोक तंवर साहब का हुआ, ये ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। इसके पहले कांग्रेस ने भिंड से डॉक्टर भागीरथ प्रसाद जी को कांग्रेस का टिकट दिया था। सारे लोग बाहर खड़े हुए थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता, जाके नॉमिनेशन भरना था। वो बाहर निकल के बोलते मैं तो बीजेपी का नॉमिनेशन भरने जा रहा हूँ। तो ये चलता रहता है। इसका बिल्कुल मैं सुधांशु जी की इस बात से सहमत हूँ कि कोई इतने बड़े नेता नहीं है जिनके बारे में ठीक है। बहुत बड़ी खबर आ गई है। गुंडू राव जो कि मंत्री है कर्नाटक सरकार में, दिनेश गुंडू राव, उन्होंने ट्वीट करा, उन्होंने बोला मैं अपने बयान पर कायम हूं। दिनेश गुंडू राव ने एक्स पे लिखा है सॉरी फॉर स्पीकिंग द ट्रुथ, यानी सच, मैं सच के साथ हूं। ये बड़ी खबर है। वंस अगेन सॉरी फॉर स्पीकिंग द ट्रुथ। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ आनंद दुबे। अब क्या बचता है बचाने को, बताइए। नहीं, मैंने पहले ही कहा अमीश भाई, दिनेश गुंडू राव बहुत बड़े नेता नहीं है कि अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो उसका। तो राहुल गांधी तो बड़े नेता हैं, मणिशंकर अय्यर तो बड़े नेता हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा था? मैं वही कह रहा हूं, माफी वीर, वही कह रहा हूं मैं। देखिए मैं वही कह रहा हूं, आपको पहले ये तय करना होगा कि इंदिरा गांधी जी बड़ी नेता है, कि सुशील कुमार शिंदे बड़े नेता है, कि दिनेश गुंडू राव बड़े नेता है। राहुल गांधी बड़े नेता है कि नहीं है? ओके, सुधांशु त्रिवेदी बड़े नेता नहीं, पहले मैं बता रहा हूं, दोनों ही बड़े नेता अगर वीर सावरकर जी की स्तुति कर रहे हैं, महिमा में कुछ कह रहे हैं, उनके बारे में तारीफ कर रहे हैं, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और दिनेश गुंडू राय कुछ अनाप शनाप बोल रहे हैं तो उस पर बहुत बड़ी चर्चा हो रही। कोई बेसिकली दिनेश गुंडू राव यही नहीं रखे, उन्होंने बोला सॉरी मेरे शब्दों के लिए नहीं, सॉरी जो सावरकर ने अंग्रेजों को बोला उसके लिए। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? क्या वाकई ये वीर सावरकर का अपमान नहीं है तो और क्या है? और राहुल गांधी तो बड़े नेता है, सुधांशु त्रिवेदी के वो भी छोटे ही नेता है, एलओपी है भाई वो तो। अमीश जी, मैं चाहूंगा कि मैं जो फैक्ट बोलने वाला हूं ये दिनेश गुंडू राव और कांग्रेस पार्टी तक पहुंचाइए तो सॉरी समझ में आ जाएगा। स्वतंत्र वीर सावरकर भारत के एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी है जिसे 2 जन्मों का कारावास दिया गया और काला पानी दिया गया। मैं चुनौती से कांग्रेस से पूछता हूं, अपना एक नेता बताइए राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर का जिसको काला पानी हुआ हो। एक नेता बताइए जो पुलिस की गोली से मारा गया हो। एक नेता बताइए जिसे फांसी हुई हो। और लाला लाजपत राय जो 1920 कांग्रेस के अध्यक्ष है, उसके अलावा एक नेता बताइए जो लाठियों में घायल हुआ हो। और उसके बावजूद मैं दर्शकों से कहता हूं एक फैक्ट और चेक करिए। वीर सावरकर को 2 जन्मों का कारावास 1910 में हुआ और 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? विलियम वेडनबर्न, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी। ब्रिटिश गवर्नमेंट का अफसर की सदारत में बैठे हुए लोग ये कह रहे हैं कि वो स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ रहे थे और जिसे ब्रिटिश सरकार अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानकर 2 जन्मों का कारावास दे रही है, वो स्वतंत्रता आंदोलन नहीं लड़ा था। दूसरा फैक्ट ये भी पहुंचाइए कांग्रेस तक।
मई 1920 में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में आर्टिकल लिखा सावरकर ब्रदर्स, और उन्होंने कहा कि उनमें से एक विनायक सावरकर से मेरी लंदन में मुलाकात हुई, मुझे वो साहसी और देशभक्त लगे। ये महात्मा गांधी ने लिखा है मई 1900। और सुनिए आगे उन्होंने क्या कहा, ब्रिटिश राज्य की बुराइयों को उन्होंने मुझसे पहले पहचान लिया था। अगर वो न्यायपूर्ण व्यवस्था में होते तो उन्हें क्षमादानी नहीं मिलना चाहिए था, उन्हें बड़ा पद मिलना चाहिए था। मेरे गुंडू राव भाई बताओ, 1910 में तुम ब्रिटिश सरकार के अफसर जी और तुम सही के महात्मा गांधी सही। जी ये है राहुल गांधी की कांग्रेस। जी लेकिन वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन अंतराल के उस पार टक्कर के आज के एडिशन में, थर्सडे एडिशन में एक बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर, और वक्त है बहुत बड़ी खबर का, एक ब्रेकिंग न्यूज का। एक फ्रीडम फाइटर जिसने देश की सेवा में अपना जीवन खपा दिया, अपना बलिदान दिया। सोचिए वो फ्रीडम फाइटर अंग्रेजों के लिए कितनी बड़ी मुसीबत रहा होगा, जिसे अंग्रेजों ने एक बार नहीं बल्कि दो बार काला पानी की सजा देकर अंडमान की सेलुलर जेल में भेज दिया था। मैं भारत के सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानियों में से एक परम देशभक्त विनायक दामोदर सावरकर की बात कर रहा हूं व्यूअर्स। लेकिन आज की ये थैंकलेस सियासत को देखिए, जो लगातार वीर सावरकर का अपमान करती है, उनके बारे में झूठ, भ्रम और मनगढ़ंत कहानियां सुनाती है। उनके विशाल कद को कम करने की कोशिश की जाती है लगातार। इसी कड़ी में कर्नाटक सरकार में स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता दिनेश गुंडू राव का नाम जुड़ गया है राहुल गांधी के बाद, जिन्होंने दावा किया है कि वीर सावरकर एक ब्राह्मण होते हुए मांसाहारी थे, वो बीफ खाते थे। दिनेश गुंडू ने यह दावा किया है कि सावरकर ने कभी गाय के वध का विरोध नहीं किया। दिनेश गुंडू यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि वीर सावरकर बेहद कट्टरवादी नेता थे, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना उतने कठोर और कट्टर सोच के नहीं थे। सोचिए, जिस जिन्ना ने 2 नेशन थ्योरी भारत को दे दी, जिस जिन्ना ने धर्म के आधार पर पूरे देश के 2 टुकड़े करा दिए, जिस मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से बंटवारे के दौरान लाखों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, मेरा परिवार भुगत चुका है। क्या वो सोच कट्टर नहीं थी? क्या गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म की तरह अब कम कट्टरता और ज्यादा कट्टरता वाला नैरेटिव फैलाने की साजिश हो रही है? और क्या यह सब केवल चुनाव में वोट बैंक को साधने के लिए हो रहा है? राजनीति का स्तर देखिए, एक वक्त था जब शिवसेना वीर सावरकर की कट्टर समर्थक समझी जाती थी, लेकिन आज उद्धव ठाकरे की शिवसेना कांग्रेस नेता के इस बयानबाजी पर खामोश है या चुपचाप बोल रही है। बाला साहब ठाकरे ने तो एक बार कहा था कि सावरकर अंत तक अखंड भारत के समर्थक रहे और वो पाकिस्तान के निर्माण के भी बेहद खिलाफ थे। दिसंबर 2021 में शरदराव पवार ने कहा था कि वीर सावरकर की हिंदुत्व के प्रति आधुनिक सोच थी। उन्होंने मंदिरों में दलितों के प्रवेश को लेकर आवाज उठाई थी। वीर सावरकर को कट्टर बताने वाले लोग क्या देश को यह बता पाएंगे कि गांधी जी की हत्या के बाद 1948 में महाराष्ट्र में चित पावन ब्राह्मणों का नरसंहार किसने और क्यों कराया था? 31 जनवरी 1948 को पुणे से शुरू हुई यह हिंसा धीरे धीरे सांगली, कोल्हापुर, सत्तारा तक पहुंच गई। उस वक्त कई विदेशी अखबारों ने नरसंहार की खबरों को कवर किया, लेकिन देश में इस खबर को दबा दिया गया। दशकों से देश में सियासत का एक वर्ग वीर सावरकर को बदनाम करने की लगातार कोशिश करता रहा है, लेकिन ये लोग चुनाव की खातिर, वोट बैंक की खातिर किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। लेकिन सावरकर एक योद्धा था, एक वीर था, और वो माफी वीर नहीं था। ये इतिहास के साक्ष्य हैं। टक्कर के थर्सडे एडिशन को यहीं समाप्त करते हैं। गुड नाइट, नमस्कार।